सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम रेल की इस सीरीज में प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को एनालाइज किया एंड देन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यूड है। तो एग्जाम रेल की सीरीज का बहुत ज़्यादा फायदा उठाइए आप लोग और एग्जामिनेशन में अपने परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे एनहांस करते रहिए। राइट, तो इससे थ्योरी भी आपका रिवाइज होता रहेगा एंड प्रैक्टिस, जो यूजुअल प्रैक्टिस है जो कि नीड है एग्जाम का, वो भी होता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर का सेक्शन आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन में पहुंचने से पहले हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। 30 जुलाई 2024 से आरआरबी जेई 2024 का एग्जाम फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है। 29 ऑफ अगस्त 2024 लास्ट डेट है, तो इस ड्यूरेशन में फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिए। 29 ऑफ अगस्त जस्ट आने ही वाला है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों का। एंड देन आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बोथ सीबीटी एंड सीबीटी 2 के गेट एकेडमी के कोर्सेज 777 में अवेलेबल हैं, और जो एस्पिरेंट्स केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ और सिर्फ 499 में कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए अपना जो भी व्यूज हैं, कोई भी डाउट आता है क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कशन करिए, जिससे हम लोग कनेक्ट हो सके। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन इट्स कोर लॉसेस। कि कौन सा टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है आपके ट्रांसफॉर्मर में। टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन द कोर लॉसेस। तो बताइए कोर लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ओसी, ओपन सर्क्यूट टेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, ओसी टेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, ओसी टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं अपने मशीन में। ओसी टेस्ट, ओपन सर्क्यूट टेस्ट। एंड देन कॉपर लॉसेस के लिए, कॉपर लॉसेस के लिए करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो कराने के लिए सर्क्यूट का क्लोज होना जरूरी है, इसीलिए शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट के हेल्प से हम लोग कॉपर टेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोर लॉसेस डिटरमाइन करने के लिए ओपन सर्क्यूट टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। एफिशिएंसी टेस्ट क्यों करते हैं, एफिशिएंसी क्यों निकाली जाती है मशीन की? टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, टू एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। कि सपोज करिए कि आपके पास दो ट्रांसफार्मर या फिर चार ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, आपको फील्ड में इंस्टॉल करना है ट्रांसफार्मर। तो आप कौन सा ट्रांसफार्मर, चारों में से कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो? तो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का पैरामीटर है एफिशिएंसी। जितनी ज्यादा हाई एफिशिएंट मशीन होगी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, इसीलिए हम लोग हाई एफिशिएंसी मशीन को, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो एफिशिएंसी टेस्ट इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट ऑन आ ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए एससी टेस्ट का पर्पस है कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए, एंड ओसी टेस्ट का प्राइमरी पर्पस है, ओसी टेस्ट का प्राइमरी पर्पस है कोर लॉस, जिसमें कि बोथ हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कोर लॉस। तो इन दोनों लॉसेस का कॉम्बिनेशन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ओसी टेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है? टू मेजर द कोर लॉसेस, टू मेजर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, टू मेजर कॉपर लॉसेस, टू मेजर कॉपर लॉसेस इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। हाउ डज द वोल्टेज अप्लाइड ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज? हाउ डज द वोल्टेज अप्लाइड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सपोज करिए
कि हम लोग मशीन में है ना, मशीन पढ़ रहे हैं या फिर मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के टर्म्स में बात करें कि लेट्स सी कि एक मशीन है, जनरेटर काइंड ऑफ स्टफ, कि डीसी जनरेटर आप सपोज कर सकते हैं, डीसी जनरेटर आप सपोज कर सकते हैं कि इसकी रेटिंग है लेट्स सी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है इसका, और 10 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। कोई भी मशीन आप देखिए, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं जिससे एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सके, कुछ नया सीख सकें। तो सपोज करिए ये एक मशीन है, ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नहीं है सिंपल सा, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम है, फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका सीलिंग फैन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। जनरेटर्स, सिंक्रोनस जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स, बिगेस्ट मशीन, ह्यूज करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये एक फिजिकल एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ध्यान देते हैं उसके रेस्पेक्ट में बात करें, 100 वोल्ट इसकी रेटिंग है वोल्टेज की, 10 एम्पियर इसका करंट है, और इसके इंटरनल इंपिडेंस की वैल्यू लेट सपोज कि 1 ओम है। सिंपल सा डेटा रखते हैं हम लोग 1 ओम, ये हम लोग सब सपोज कर रहे हैं ना, ऐसा कोई डेटा फिक्स नहीं है, जस्ट हम लोगों ने माना हुआ है। हिंदी में बात करें तो कि 1 ओम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इनके टर्मिनल्स को अगर शॉर्ट सर्किट कर दें, तो बताइएगा कि इस कंडीशन में कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। अगर सर्किट के रेस्पेक्ट में बात करें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, जस्ट वी हैव टू चेंज द कलर, वी हैव टू चेंज द पेन कलर, वेट फॉर द सेकंड। हाँ, तो कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू जस्ट 100 बाई जितना वोल्टेज, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज है करंट और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर नेटवर्क के रेस्पेक्ट में बात करें, सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता तो, सिंपल सा अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता तो ये क्या है, ये जो गिवन थी ये रेटिंग्स गिवन थी मशीन की, रेटिंग्स गिवन थी। नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होंगी, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर, राइट। लेकिन ये क्या है, फिजिकली एग्जिस्टिंग मशीन है। अगर 100 वोल्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, रेटिंग है ना 100 वोल्ट, अभी अप्लाई तो किए नहीं हुए हैं, 100 वोल्ट अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो इस मशीन के करंट की रेटिंग क्या है, 10 एम्पियर है, रेटिंग रेटेड करंट। तो अगर 100 वोल्ट अप्लाई कर दें तो इस सर्किट में, शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन में, तो करंट कितना फ्लो करेगा, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर का करंट, ह्यूज करंट, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर, इजी बात नहीं है, 100 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इस मशीन की रेटिंग कितनी थी, इसके कंडक्टर्स कितने एम्पियर के लिए डिजाइन थे, सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर्स के लिए डिजाइन थे, सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर के लिए डिजाइन थे। कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर था आपकी मशीन में जो इंस्टॉल था, वो 10 एम्पियर के लिए डिजाइन है, लेकिन आप इंजेक्ट कितना कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर। व्हाट विल हैपन, कंडक्टर्स विल इमीडिएटली स्टार्ट मेल्टिंग, कंडक्टर्स मेल्ट आउट होना चालू हो जाएंगे, आपकी मशीन के जितने भी कंडक्टर्स हैं वो आग पकड़ लेंगे, टेम्परेचर राइज इतना हो जाएगा। तो ये फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, ड्यूरिंग दी शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, ये कौन सा वोल्टेज था, 100 वोल्ट, इस मशीन का रेटेड वोल्टेज था, इस मशीन का रेटेड वोल्टेज था। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करते हैं, जस्ट फॉर द सेकंड, कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। तो कॉपर लॉसेस क्या होता है, कॉपर लॉसेस, लेट्स वी हैव टू एलाबोरेट दी थिंग्स। शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं, व्हाट हैपेंस, कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं। सेंसिटिविटी क्या हुआ इसका, कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, व्हाट हैपेंस, आई स्क्वायर आर लॉस होता है कॉपर लॉस, राइट।
आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जस्ट वेट फॉर द सेकंड, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उस डिस्टरबेंस को हम लोग दूर करें। राइटिंग पैड में कुछ डिस्टरबेंस है। नाउ इट इज ओके आई थिंक। ओके, तो कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस इज आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। तो ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? करंट की वैल्यू पे। रेटेड कॉपर लॉस चाहिए ना, तो ये करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रेटेड करंट होना चाहिए, ये रेटेड करंट। तो इस मशीन में हम लोगों को 10 ऑफ एम्पियर करंट नहीं फ्लो करवाना, जस्ट 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है। रेटेड करंट की वैल्यू कितनी है इस मशीन की? 10 एम्पियर है। तो इस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट हम लोगों को फ्लो करवाना है ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट। तो कितना वोल्टेज हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा? कितना वोल्टेज हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस पॉइंट को जरूर समझिए, तब जाके आपको मशीन्स की फीलिंग आएगी। कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मशीन थी जिसकी रेटेड वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट थी, रेटेड करंट की वैल्यू 10 एम्पियर थी, और इस सर्किट में इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल इंपिडेंस की वैल्यू आपकी 1 ओम थी। और इस सर्किट, इस मशीन में हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए हुए, शॉर्ट सर्किट हम लोगों ने प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करते हैं? कॉपर लॉसेस रेटेड करंट से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस मशीन में आपको रेटेड करंट फ्लो करवाना है। रेटेड करंट कितना है? 10 एम्पियर। मतलब यहाँ पे आपको 10 एम्पियर फ्लो करवाना है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आप इंजेक्ट करेंगे कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए? बताइएगा, कितना वोल्टेज आप इंजेक्ट करें कि 10 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करे? उससे ज़्यादा ना नहीं फ्लो करे, उससे कम नहीं करे। तो बताइए कितना वोल्टेज इंजेक्ट करें हम लोग, कितना वोल्टेज इंजेक्ट करें? दिस अप्लाइड वोल्टेज इज नथिंग बट दिस ड्रॉप। देखिएगा यहाँ से जितना हम लोग अप्लाई करेंगे प्लस माइनस, ये प्लस किसके साथ कनेक्टेड है? करंट ऐसा फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है? जहां पे इंटर करता है एलिमेंट में उसको पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, जहां से लीव करता है उसको नेगेटिव टर्मिनल। तो प्लस प्लस से कनेक्टेड है और माइनस वाला सेक्शन माइनस से कनेक्टेड है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, वही तो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। देखते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। 10 एम्पियर का करंट जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 10 मल्टीप्लाइड विथ 1, मतलब 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा? जस्ट सेम, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है वही सेम वोल्टेज यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टू बी सप्लाइड टू सर्कुलेट फुल लोड या फिर रेटेड करंट। VSC क्या होता है? शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टू बी सप्लाइड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। फुल लोड को ही हम लोग कहते हैं रेटेड करंट, फुल लोड और रेटेड करंट राइट। तो VSC कितना हुआ? देखिए मशीन की रेटेड वोल्टेज कितनी थी? रेटेड वोल्टेज था, रेटेड वोल्टेज क्या गिवन था क्वेश्चन में? 100 वोल्ट रेटेड दिया था, मशीन की रेटिंग थी। जो नेम प्लेट डिटेल्स किसी भी मशीन, ट्रांसफॉर्मर देखिए उसके नेम प्लेट में मेंशन होगा उसका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग एंड पावर रेटिंग की भी रेटिंग मेंशन होता है। तो 100 वोल्ट इसकी रेटेड वोल्टेज थी। VSC आपने कितना दिया कि आपका रेटेड करंट फ्लो करना चालू कर गया मशीन में? VSC आपने 10 वोल्ट दिया। तो किसी भी मशीन में VSC की जो वैल्यू होती है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टू बी सप्लाइड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट, ऑलवेज VSC जो होता है वो लेस देन V रेटेड वोल्टेज होता है। रेटेड वोल्टेज से ऑलवेज लेस होता है, रेटेड वोल्टेज से ऑलवेज लेस होता है। कि शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन में आप रेटेड वोल्टेज अगर सप्लाई कर दें तो 100 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कि ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में अगर 100 वोल्ट हम लोग अप्लाई करते
अभी अप्लाई नहीं किए हैं, जस्ट हम लोगों ने रेटिंग लिखा हुआ है वहां। ओपन सर्किट में आप 100 वोल्ट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन शॉर्ट सर्किट में अगर हम लोग 100 वोल्ट अप्लाई कर दें तो कितना करंट फ्लो करता है यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाई 1, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर का करंट। ये मशीन डिजाइन कितने एम्पियर के लिए थी, 10 एम्पियर के लिए, 10 एम्पियर के लिए डिजाइन थी। 100 एम्पियर फ्लो करेगा, मशीन जल जाएगी। तो आशा करते हैं वीएससी का आपको आइडिया होगा। वीएससी की वैल्यू ऑलवेज सारी की सारी मशीन में रेटेड वोल्टेज से कम होता है। तो ये एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग थी। आशा करते हैं आपको कंक्लूजन मिला होगा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डज द वोल्टेज अप्लाइड ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज। it is equal to the rated voltage, it is higher than the rated voltage, lower than the rated voltage during the short circuit test। VSC शॉर्ट सर्क्यूट वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन रेटेड वोल्टेज होगी, ऑलवेज लेस देन रेटेड वोल्टेज होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि VSC है क्या एक्चुअली। तो आशा करते हैं आपको फीलिंग आई होगी। फीलिंग आई तो थम्स अप जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, एंड अपना जो भी रेस्पॉन्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो सेपरेट सेशन प्रोवाइड कर देंगे हम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड। विच टाइप ऑफ लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड। कि लोड से इंडिपेंडेंट लॉसेस कौन से हैं, लोड डिपेंडेंट लॉसेस कौन से हैं, कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस जो होता है वो लोड डिपेंडेंट लॉस होता है। कैसे, कि आपकी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कैसी होती है, सारे के सारे पैरामीटर्स को, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को अगर सेकेंडरी साइड में हम लोग रेफर कर दें तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट RE2 XE2 की टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। दिस इज E2 सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, दिस इज प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज E1, दिस इज सप्लाइड वोल्टेज V1। ऐसा कुछ होता है ना इक्विवेलेंट सर्किट। तो ध्यान देते हैं, लोड इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी टर्मिनल्स में। लोड की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करते चले जाएं, लोड की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएं तो क्या होगा, लोड कैसे इंक्रीज होता है, सारे के सारे लोड्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जितने भी लोड्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल में इंपिडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोड का इंक्रीज होना, लोड का इंक्रीज होना मतलब टोटल इंपिडेंस का अक्रॉस द टर्मिनल, इंपिडेंस अक्रॉस टर्मिनल का रेड्यूस होना, लोड का इंक्रीज होना, टर्मिनल इंपिडेंस का रेड्यूस होना, लोड इंपिडेंस का टोटल इक्विवेलेंट इंपिडेंस। अब जब लोड इंपिडेंस रेड्यूस होगा तो व्हाट अबाउट करंट, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, E2 डिवाइडेड बाई जेड लिख सकते हैं ना हम लोग। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, करंट, करंट की वैल्यू इसी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई जेड। जेड की वैल्यू क्या हो रही है, टर्मिनल इंपिडेंस जब रेड्यूस हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और E तो कांस्टेंट मेंटेन है, क्योंकि जितना सप्लाई दिया हुआ है उतना ही सेकेंडरी साइड का एज पर द टर्न्स रेशियो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इंपिडेंस अगर रेड्यूस हो रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब कि लोड इंक्रीज हो रहा है तो लोड करंट, ये वाला जो करंट है उसका की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये करंट इंक्रीज होगा तो I स्क्वायर आर लॉसेस, देखिए I2 स्क्वायर RE2 की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। मतलब कॉपर लॉस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। मतलब लोड डिपेंडेंट है कि नहीं कॉपर लॉस, बिल्कुल है कॉपर लॉस लोड डिपेंडेंट। कोर लॉस क्या है, लोड इंडिपेंडेंट लॉसेस है, वेयर एज core losses are load independent losses, independent losses, core loss load independent loss। कैसे लोड इंडिपेंडेंट लॉस है, कैसे इंडिपेंडेंट है, लोड पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे आप नो लोड के कंडीशन में रखें मशीन को, नो लोड के कंडीशन में क्या है, करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ओपन सर्क्यूटेड है, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
करंट नहीं होगा, वोल्टेज होगा कि नहीं, यहाँ पे हमेशा चाहे नो लोड के कंडीशन में हो चाहे लोडेड कंडीशन में हो, ऑलवेज यहाँ पे वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, रेडिली अवेलेबल वोल्टेजेस, कि हमेशा ऑलवेज टर्मिनल्स पे वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे ट्रांसफार्मर के केस में, राइट। यहाँ पे भी V2 ऑलवेज देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपका लोड कनेक्टेड है चाहे नहीं है। ये एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं कि सपोज करिए आप अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं, अभी रिसेंटली रक्षाबंधन था, एक दिन की हॉलीडे थी, छुट्टी रही होगी कॉलेज में, तो सारे के सारे जितने भी स्टाफ से कोई प्रेजेंट नहीं था स्कूल कॉलेज में, कि जो भी प्यून वगैरह था कोई नहीं आया हुआ था, सब रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं कोई नहीं आया हुआ है। तो आपका ट्रांसफार्मर, जो आपके कॉलेज का ट्रांसफार्मर होगा, वो किस कंडीशन में होगा, सारे लाइट्स ऑफ हैं, किस कंडीशन में होगा, नो लोड के कंडीशन में, नो लोड के कंडीशन में होगा। अब नेक्स्ट डे जैसे ही आप कॉलेज पहुंचते हैं, सबसे पहले अपने क्लासरूम में जाके सीलिंग फैन ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हैं, तो क्या आपका ट्रांसफार्मर वेट कर रहा होगा कि आप जब लोड कनेक्ट करेंगे, लोड जब आप कनेक्ट करेंगे तब जाके यहाँ से प्राइमरी साइड से हम लोग सोर्स अप्लाई करेंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐसा वेट तो कर नहीं रहा होगा कि आप तब जाके हम लोग पावर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तब म्यूचुअल इंडक्शन होगा जिसके कारण वोल्टेजेस डेवलप होगा, और फिर ये करंट प्रोड्यूस करेगा और लोड को सप्लाई हो पाएगा। ऐसा वेट कर रहा था क्या, नहीं। तो नो लोड के कंडीशन में भी यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यूटी बनी हुई थी, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म किसी पावर ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड था, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर ग्रिड से कनेक्टेड था, ऑलवेज उसमें सप्लाई आ रही थी, चाहे लोडेड कंडीशन में हो चाहे नो लोड कंडीशन में हो। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि आपकी सप्लाई मेंटेन थी, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था प्राइमरी साइड में, करंट नो लोड करंट, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेजेस डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे वोल्टेजेस अवेलेबल हैं, और जो कि करंट प्रोड्यूस करेंगी। अगर सर क्लोज सर्क्यूटरी है, करंट नहीं फ्लो करेगा, जब ओपन सर्किट है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन ये क्या है, वोल्टेज ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, रेडिली अवेलेबल वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर चाहे नो लोड के कंडीशन में हो चाहे लोडेड कंडीशन में हो, ऑलवेज वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, वोल्टेज एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ही तो कोर लॉस डिपेंड करता है। कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे ही तो डिपेंड करता है। तो ये लोड के इंडिपेंडेंट है, कि लोड कनेक्टेड हो चाहे ना हो, आपका कोर लॉस जितना मशीन में हो रहा है उतना ही ऑलवेज होता रहेगा, कि आप रेटेड वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दिए हुए हैं ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेटेड वोल्टेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन इंडिया इट इज फिक्स्ड 50 हर्ट्ज, राइट, स्टैंडर्ड पावर फ्रीक्वेंसी। तो कोर लॉस आर नॉट लोड डिपेंडेंट, कॉपर लॉसेस आर लोड डिपेंडेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोर लॉसेस आर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज have on the core losses of the transformer? What effect does increasing the frequency of the applied voltage have the, देखिए वोल्टेज हम लोग चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, वोल्टेज होता है एक फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि चेंज कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज क्या है, मेंटेन्ड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोर लॉसेस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोर लॉस क्या होता है, कोर लॉस क्या होता है, कोर लॉस इज इक्वल टू hysteresis loss and eddy current loss. Hysteresis loss is directly proportional to bm की पावर में x होता है, जिसको हम लोग जनरली सिलिकॉन अगर यूज करते हैं एज अ मटेरियल, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं तो 1.6 लिखते हैं, राइट, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट होता है स्टैनमेट्ज कांस्टेंट, वो 1.6 देखने के लिए मिलता है, बी एम की पावर 1.6 एफ और वॉल्यूम ऑफ कोर और समथिंग लाइक दैट। तो वॉल्यूम वगैरह हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि उसकी नीड नहीं है। एंड देन एडी करंट लॉसेस के बारे में बात करें, एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। नाउ बी एम क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, और which is directly proportional to flux. Flux is directly proportional to flux density is directly proportional to V by F. वोल्टेज चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट है,
फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है, तो इसकी जगह पे वी 1.6 डिवाइडेड बाई एफ 1.6 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ एफ। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एफ स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन मिल रहा है एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है का एडी करंट लॉसेस। देन हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर में 1.6 मल्टीप्लाइड विथ f की पावर माइनस 0.6 समथिंग, राइट, माइनस 0.6 समथिंग। तो यही आपको देखने के लिए मिल रहा है -0.6। तो बताते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पे टर्म कौन सा है, नेगेटिव, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f की पावर में 0.6 अपॉन में है ना, तो ये वाला टर्म इंक्रीज करना है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करेगा, हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करेगा, हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करेगा, राइट। और यहाँ पे आपने देखा कि अगर v बाई एफ मेंटेन्ड कांस्टेंट नहीं है, अगर ये मेंटेन्ड कांस्टेंट नहीं है तो ये कंडीशन आने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब v बाई एफ कांस्टेंट नहीं है, v बाई एफ कांस्टेंट नहीं है, तो ये कंक्लूजन मिल रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड एडी करंट। देखिए जनरली लोग कहते क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हिस्टेरेसिस लॉस इंक्रीज हो जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा, v बाई एफ मेंटेन्ड है तब कुछ और रिलेशन देखने के लिए मिलेगा, v बाई एफ मेंटेन्ड कांस्टेंट नहीं है तब कुछ और कंक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस विल डिक्रीज, मतलब कोर लॉस क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीजेस द कोर लॉस इज द राइट आंसर, डिक्रीजेस द कोर लॉस इज द राइट आंसर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेनिंग द वोल्टेज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ टू ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट मस्ट बी द ट्रू फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। तो दो पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले दो ट्रांसफॉर्मर का दे मस्ट हैव द सेम टर्न रेशियो, बिल्कुल सही। डिफरेंट इंपेडेंस, नो, मस्ट हैव डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग, दे मस्ट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सेम फ्रीक्वेंसीज भी होनी चाहिए। वोल्टेज रेटिंग्स भी सेम होनी चाहिए, राइट, टर्न्स रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है पैरेलल ऑपरेशन का, इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक ज़्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपने थ्योरी पढ़े ही होगा पैरेलल ऑपरेशन का। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग एन ओपन सर्क्यूट टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर। ओपन सर्क्यूट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, टू फाइंड आउट कोर लॉस, सिंपल सी बात है, टू डिटरमाइन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, कोर लॉस, टू मेजर द कोर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफॉर्मर इफ द लोड इज इंक्रीज व्हाट हैपेंस टू द कॉपर लॉस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि लोड इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल इम्पिडेंस अक्रॉस, टर्मिनल इम्पिडेंस क्या होगा, रेड्यूस होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी को लोड इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस क्या होगा, रेड्यूस होगा। यही सेम है ना, टर्मिनल इम्पिडेंस या लोड इम्पिडेंस। लोड इंक्रीज कर, क्योंकि नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में लोड इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, नेट इक्विवेलेंट इंपेडेंस अक्रॉस द टर्मिनल क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जेड। जब E मेंटेन कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू कम हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब कि आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यही तो होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इफ द लोड इंक्रीज कॉपर लॉसेस डिक्रीजेस, कॉपर लॉस इंक्रीजेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू मैच द इम्पिडेंस, व्हाई इज इट important to match the impedance of the transformer when connecting them in parallel। impedance matching क्यों करते हैं, to share the equal loads। हाँ,
कि सपोज करिए ये 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, ये 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। इन दोनों को हम लोगों को पैरेलली कनेक्ट करना है, जिससे लोड जो है, कितना लोड है, सपोज करिए 60 केवीए का लोड है, 60 केवीए का लोड है, और व्हाट डू वी से, 60 नहीं, लेट्स से 50 केवीए का लोड, 50 केवीए का लोड। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि ये कितना सप्लाई करे, ये ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करे, ये ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करे। आप कभी चाहेंगे क्या 10 केवीए का ट्रांसफार्मर 40 केवीए सप्लाई करे और 50 केवीए का ट्रांसफार्मर 10 केवीए सप्लाई कर दे? आप ऐसा चाहेंगे क्या? नहीं। आप क्या चाहेंगे कि जितनी कैपेसिटी है उसके प्रपोर्शन में वो लोड शेयर करे, कि 10 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर है, ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये 40 केवीए करे, ये 10 केवीए करे। आप क्या चाहेंगे? आप सिंपल सा ये चाहेंगे कि 10 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है वो सपोज करिए 8 केवीए सप्लाई कर दे। आपकी इच्छा ये होगी कि ये 8 केवीए सप्लाई कर दे, और बचा हुआ 40 सॉरी 38 केवीए, 38 केवीए जो बचा हुआ लोड है, सॉरी 32 केवीए ना, नो नो 42 केवीए, ये आपका 50 केवीए वाला ट्रांसफार्मर सप्लाई कर दे। 42 केवीए 50 वाला कर देगा तो अच्छी बात है, और 10 केवीए वाला 8 केवीए सप्लाई कर देगा तो अच्छी बात है, टोटल लोड शेयर हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? लोड शेयरिंग अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग्स, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेटिंग। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका 10 केवीए का ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाए और 40 केवीए सप्लाई करे, आपकी मशीन जल जाएगी, ओवर रेटेड कैपेसिटी में वर्क करने लगेगी। टू इंच तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, टू इंश्योर इक्वल लोड शेयरिंग, आप क्या करते हैं? इम्पिडेंस मैचिंग करते हैं कि पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रांसफॉर्म ऑन देयर इंडिविजुअल बेस दोनों के सेम होने चाहिए, जेड पर यूनिट। तो इम्पिडेंस मैचिंग इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग से कौन सी लॉसेस, कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, R2 R1 ऐसे करके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, R2 डैश, तो R इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, ऐसा कुछ होता है। एंड देन टोटल कॉपर लॉस क्या लिखते हैं, टोटल कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाइड विथ आर इक्विवेलेंट। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां मुख्य रूप से वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से जुड़ी हैं? तो वाइंडिंग के प्रतिरोध से आपकी कॉपर लॉसेस जुड़ी, कॉपर लॉसेस जुड़ी। एडी करंट लॉसेस नो, एडी करंट लॉसेस कहाँ पे होती हैं? रेजिस्टेंस में होती हैं क्या? नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल में होती हैं। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है आपका, उसमें भंवर धाराएं बनने लगती हैं, एडी करंट लॉसेस, ये धाराएं बनने लगती हैं, राइट, सर्कुलर। तो इनको रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, लैमिनेशंस की ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट्स बन रहे हैं उसका एरिया रिड्यूस हो जाए। देखिए प्रीवियसली यहाँ पे लैमिनेशन नहीं है तो यहाँ पे इतने दूर में, यहाँ पे कम हो गई ना, केवल इतना लिमिटेशन हो गया ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा सकते। इस तरीके से एडी करंट लॉसेस रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है इसका। हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन से डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस से कोई रोल नहीं है। कोर लॉसेस इन्हीं दोनों हिस्टेरेसिस एंड एडी का कॉम्बिनेशन कोर लॉस है, एंड कॉपर लॉस वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट फेज सीक्वेंस। की हम लोग एनालाइज करें अगर इस चीज को, लेट अस एनालाइज। इस तरीके से अगर हम लोग थ्री फेज की ड्राइंग बनाए, ऐसा कुछ, तो ये सपोज करिए
कि फेज ए का यहाँ पे पीक पे है, इस इंस्टेंट पे फेज बी है, एंड देन फेज सी, ए बी सी फेज सीक्वेंस है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखिए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखिए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखिए, तो क्या हो रहा है, जब फेज ए का करंट मैक्सिमम पे है तो फेज बी का करंट हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, एंड फेज सी का करंट यहाँ पे हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। मतलब फेज ए वी ए अगर वी मैक्सिमम पे है तो वी बी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द नेगेटिव Vm है, और Vc क्या है, हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। ऐसा है, राइट। तो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन में फेज अनुक्रम होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न फेज अनुक्रम। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट फेज सीक्वेंस, कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि एक ट्रांसफार्मर ए बी सी फेज सीक्वेंस का, ए बी सी, एक का फेज सीक्वेंस है ए सी बी, ए सी बी, तो इसका फेज कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ट्रांसफार्मर ए, थ्री फेज का ट्रांसफार्मर जो था, ट्रांसफार्मर ए का फेज सीक्वेंस, या फिर थ्री के रेस्पेक्ट में ना बात करें हम लोग, चलिए थ्री के ही रेस्पेक्ट में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में ही बात करें कि इसका क्या है फेज सीक्वेंस, ए बी सी। दूसरे ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस क्या है, ए सी बी है। अगर ए सी बी है तो वोल्टेजेस में डिफरेंस आएंगे ना, वोल्टेजेस में डिफरेंस आएंगे कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो हो सकता है दूसरे वाले ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे कौन सा फेज है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दूसरे वाले ट्रांसफार्मर का फेज बी वाला करंट मैक्सिमम पे, फेज बी वाला करंट अपने पीक पे है, यहाँ पे ए वाला पीक पे है फेज ए, यहाँ पे फेज बी वाला पीक पे है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, फेज ए वाला क्या है, फेज ए वाला पीक पे नहीं, फेज ए वाला हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम पे है। मतलब फेजेस में अगर डिफरेंसेस है तो सर्कुलेटिंग करंट पिक्चर में आएगी, सर्कुलेटिंग करंट पिक्चर में आई होगी। आपने डिटेल सेशन में एनालाइज किया होगा इसके बारे में। In a transformer, primary and secondary windings are not connected correctly. What could be the potential issue? कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग अगर प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, इस तरीके से ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है कुछ इस तरीके से है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को सपोज कर लेते हैं कि इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग इस वाले से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ओपन सर्क्यूटेड हो चुकी है, ऐसा कुछ एनालाइज करिए। इनपुट दिया आपने, तो इनपुट दिया तो मतलब यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। यहाँ पे प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज बैक ईएमएफ E1 क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी E2 क्रिएट कर देगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स तो अवेलेबल है ही है, लेकिन ये लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है अगर, तो पावर का ट्रांसमिशन, करंट फ्लो कर पाएगा कि नहीं, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। मतलब पावर क्या हो जाएगा, जब करंट जीरो है, वी आई मल्टीप्लाइड विथ वी, तो पावर भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। नो पावर ट्रांसफर, नो पावर ट्रांसफर, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, इंक्रीज्ड कोर लॉसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, अगर टेम्परेचर राइज होता है आपकी मशीन, अच्छा एफिशिएंसी के बारे में बताना है, टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, राइट। R2 इज इक्वल टू लिखते हैं ना, R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट इज डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस लॉस। तो कॉपर लॉस इंक्रीज होने से लॉस क्या हो गया, इंक्रीज, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, रेड्यूस।
तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफार्मर टू ऑपरेट इन पैरेलल देयर वोल्टेज रेशियो शुड बी, पैरेलल ऑपरेट कराने के लिए वोल्टेज रेशियोस आइडेंटिकल होने चाहिए, डिफरेंट नहीं, रिलेटेड नहीं, इक्वल टू अंडर लोड नहीं, आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल वोल्टेज रेशियो होगी तो हैप्पीली विदाउट सर्कुलेटिंग करंट, विदाउट सर्कुलेटिंग करंट हम लोग पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो सर्कुलेटिंग करंट का इशू है। देखिए एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया। एफिशिएंसी टेस्ट का क्या प्राइमरी पर्पस है? टू मेजर कोर लॉसेस, टू मेजर कॉपर लॉसेस, टू डिटरमाइन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। की एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, इसकी एफिशिएंसी है 75, इसकी एफिशिएंसी 85, इसकी एफिशिएंसी है 95। कौन सी मशीन आप चूज करेंगे अपने सब स्टेशन में लगाने के लिए? तो ये मशीन बेस्ट है ना। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किससे पता चल जा रहा है? एफिशिएंसी से हम लोग कमेंट कर सकते हैं, एफिशिएंसी टू डिटरमाइन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग सेशन को, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता चला जा रहा है। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे, इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में अगेन आपको देखने के लिए मिलेंगे नए नए टॉपिक से। आज टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस से हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया, ट्रांसफॉर्म का ब्यूटीफुल डिस्कशन था। अगर कोई डाउट आती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।